हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कैरियर एकेडमी। और मैं मनीष राणा आज आपको 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करवाऊंगा। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा और एक्सरसाइज 1.1 के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें हमने आपको जो भी बेसिक है इस चैप्टर का वो सारा बेसिक आपको कराया है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट है वो मुझे आपको कराना है और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो फिर चलिए देखते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा, ये इसका बेसिक छोटा सा रह गया था तो मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। तो मैं पहले आपको बताता हूँ लासा और मासा। तो सबसे पहले आप समझिए, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा। लघुत्तम समापवर्तक इसी को हम बोलते हैं लासा। तो ये क्या होता है? तो देखिए, आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, तो देखिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 2 का भाग 2 में लगाएंगे 1 बार, 4 में लगाएंगे 2 बार, फिर 2 से निकालेंगे, लगाएंगे भाग तो 1 और यहाँ पर 1। तो अगर मैंने 2 और 4 का जब मैंने एलसीएम निकाला तो कितना आया, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक ऐसी संख्या आई है जिसमें मैं जिन संख्याओं का लासा निकाल रहा था उनका भाग पूरा पूरा जा सकता है। मेरा एलसीएम आया है इन दोनों संख्याओं का 4। तो जब 4 को मैं इस 2 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और जब मैं 4 को 4 से भाग लगाऊंगा तो 1 बार जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि मैं जिन भी संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में जिन संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं उनका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। मान लीजिए 8 और 12, इनके मुझे एलसीएम निकालने हैं। इनका मुझे एलसीएम निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। 2 से भाग लगाएंगे 8 में 4 बार, 12 में लगाएंगे तो 6 बार, फिर 2 से लगाएंगे 4 में 2 बार और यहाँ 6 में 3 बार, फिर 2 से लगाएंगे 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा तो ऐसे के ऐसे ही। अब 3 से लगाएंगे तो 1 और 1। अब आप देखिएगा, जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें जिन भी संख्याओं का हम लासा निकाल रहे हैं उनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर 48 कर दूँ तो क्या 48 में भी तो 12 का जाएगा और 8 का पूरा पूरा चला जाएगा? तब यहाँ पर हम परिभाषा जब भी लिखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ उसमें ऐड करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होगी। जैसे जब मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाला तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर मैं इतना बोल देता कि वह संख्या जिसमें, अब मैंने अगर 8 और 12 का मैं एलसीएम निकाला और मैंने 24 निकाल दिया तो 24 में 8 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा, तो हम ये बोल देते कि वह संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए जिनका हमें एलसीएम निकालना है, तो वो तो 48 भी होगी। तो यहाँ पर हम परिभाषा में लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ, आप उसे ध्यान से समझ लीजिए। तो परिभाषा मैंने लिख दी है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखकर वैसे बिना करे ही आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि बताइए 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए आपको क्या करना है कि
एक वह संख्या लेनी है छोटी से छोटी जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए, वही आपका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। जैसे सबसे पहले तो आपको बड़ी संख्या देख लेनी है। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 10, तो देखिए 10 में 2 का भी चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा, तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम तो अब देखिए ऐसी संख्या तो 20 भी होती, 20 में भी 2 का चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा, 30 भी होगी, 40 भी होगी। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ लेनी है कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, इससे छोटी, अब इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 10 का भाग चला जाए और 2 का भी चला जाए। तो मुझे आपको इन एलसीएम और एचसीएफ से कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो चलिए अब हम एचसीएफ देखेंगे। ये हमने देख लिया लघुत्तम समापवर्तक, अब हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मासा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब मासा क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बेसिक में ये अच्छी तरीके से बता दिया है, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में लगाते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और शेषफल हमको क्या मिला है 0। तो मैं आपको बेसिक वाले पार्ट में इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर शेषफल आपको 0 मिलता है, उस समय जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया 2। तो जैसे हमने ऊपर हमने एलसीएम का समझा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर क्या था, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं का भाग एलसीएम में पूरा चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जिन संख्याओं का एचसीएफ हम निकालते हैं, अगर एचसीएफ 2 आया है तो उस एचसीएफ का भाग उन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। अब समझने की बात यह है कि अगर इस संख्या का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाना है तो वो तो फिर 1 भी होगा। तो हमको ये चीज़ समझ लेनी है, हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए जिनका हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए मैं परिभाषा लिखता हूँ, हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। तो परिभाषा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग उन संख्याओं में चला जाए जिनका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग उन संख्याओं में चला जाए जिनका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 4 और 12, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमारे पास भाग विधि है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे। 4 तिया 12, शेषफल कितना मिला 0। तो शेषफल जहाँ 0 मिल जाए उस समय जो हमारा भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर भाजक कितना है 4, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग उन संख्याओं में चला जाए जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो वो किनका एचसीएफ निकाल रहे थे, 4 और 12 का। तो 4 और 12 में देखिए 4 का भाग 4 में भी पूरा चला जाएगा और 12 में भी चला जाएगा। अब यहाँ पर बात समझने की है कि कभी कभार क्या होता है, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं कि बड़ी से बड़ी अगर न लिखें हम तो 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो आशा है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो मुझे आपको समझाना था। तो चलिए फिर समझते हैं। अब मैं देखिए एक संख्या लेता हूँ, 2 संख्या लेता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो मैं संख्या लेता हूँ, एक मैं संख्या लेता हूँ मान लीजिए 6 और मैं एक संख्या लेता हूँ 8। एक तो मुझे इसका एचसीएफ निकालना है और एक इनका एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझिएगा,
तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, यहाँ पर भी समझा दिया है और पिछले लेक्चरों में भी समझा दिया है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिस संख्या का भाग इन दोनों में पूरी तरीके से पूरा चला जाए। तो यहाँ पर वो संख्या आपकी क्या होगी, 2 होगी। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम ऊपर लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा चला जाए, तो वो क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब मैं अगर क्या करूं, देखिए अगर मैं यहाँ से 2 संख्याएं लिखूं, कॉन्सेप्ट क्या है, 2 संख्याएं बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैंने क्या लिखा, एक संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक संख्या मैंने मान लीजिए ले ली 6, एक संख्या मान ली मैंने 6, दूसरी संख्या मैंने मान ली 8, बराबर एलसीएम मेरा आया है 24 गुणा एचसीएफ मेरा आया है 2, तो ये बराबर होगा। तो देखिए ये कितना होगा, 8 6 48 और 24 दूनी 48। तो ये आपको, ये जो आपका सूत्र मान लीजिए इसको, ये आपको बहुत सी जगह पर काम में आएगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक संख्या आपको दी गई होगी कि एक संख्या आपकी इतनी है, उसका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, 3 चीज़ आपको दी गई होगी। या तो आपसे बोल सकता है कि इसकी दूसरी संख्या बताओ, जैसे अगर आपको दूसरी संख्या नहीं दी है, पहली एक संख्या दी है या पहली संख्या दी है, यहाँ पर आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या। अगर आपसे पहली संख्या पूछता है तब आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पहली संख्या को मान लेता हूँ a, देखिए पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या बराबर b। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन भी आए हैं। तो पहली संख्या को अगर मैं मान लूँ a, दूसरी संख्या को मान लूँ मैं b, और ये तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पहली संख्या पूछे तो देखिए b को आपको नीचे कर देना है दूसरी संख्या को, तो सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे b, ये हो जाएगा। अगर आपसे दूसरी संख्या यानी b पूछे तो क्या हो जाएगा, b बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे a, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर ये एचसीएफ कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा a इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ये अब अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो देखिए एलसीएम को नीचे कर देना है, क्या हो जाएगा a इंटू बी अपॉन एलसीएम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें इनके एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बेसिक में बहुत अच्छे तरीके से एचसीएफ बता दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने बेसिक जब कराया था तो वहाँ पर छुड़वा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो शायद आपने कर लिया होगा और मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर ये 2 संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से।
अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो भी सारा कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बेसिक में बहुत डिटेल में बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ वहाँ पर जाके वो आप बेसिक वाले पार्ट में आप जाके देख लें। तो आपको क्या करना है, एक तो रफ कार्य अलग करना है। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में लगाना है। छोटी 135 है और बड़ी 225 है, इसमें लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ पर 135 में, घटाएंगे 0 और यहाँ पर 9, 90 बचेगा। तो यहाँ पर आपका कितना है, शेषफल शून्य नहीं आया है। तो आपको पता है कि शेषफल अगर शून्य नहीं आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये हमारा क्या है, अगर हम माने ये हमारा a और ये हमारा q और ये हमारा क्या है b और ये हमारा r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a की जगह पर हमारा क्या है 225। तो देखिए 225 बराबर बी की जगह पे 135, क्यू की जगह पे 1 प्लस आर की जगह पे 90। तो यहाँ पर शेषफल तो शून्य नहीं है। शेषफल अगर हमारा यहाँ शून्य होता है तो यहाँ पर जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 90 का भाग 135 में लगाएंगे। तो 90 का भाग 135 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4। देखिए अभी भी शेषफल शून्य नहीं है। तो ये क्या है हमारा b और ये है हमारा a, ये है हमारा q और ये है r। तो यहाँ पर लिखते हैं a की जगह पे क्या आएगा 135 बराबर b की जगह पे 90 इंटू q की जगह पे कितना है 1 प्लस r की जगह पे 45। तो यहाँ पर r 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से शेषफल का भाग भाजक में लगाएंगे। तो यहाँ पर 90 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, और शेषफल आपको मिल जाएगा 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 90 बराबर 45 इंटू 45 की मतलब क्या है हमारा b और q क्या है हमारा 2 और शेषफल क्या है 0। तो r यहाँ पर 0 है। तो r जब भी 0 होगा तो उस समय हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अतः r बराबर 0 है तब संख्याओं 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 45। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में आपको यही तरीका आपको अपनाना है। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो देखिए क्या होगा, आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में लगाना है। तो 196 में का भाग 38,220 में लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 196 का भाग हम 382 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा 8, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 186। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ पर क्या करें कि इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल प्लस ये करें कि अभी पूरी संख्या में भाग नहीं गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, आगे से एक और संख्या यहाँ पर उतार लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1862 हो जाएगा। अब हमें इसमें भाग लगाना है। तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग लगभग 9 बार जाएगा। तो लगा के देखते हैं। तो 9 छिके 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो ये हो जाएगा 1764, क्योंकि 10 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा 5, तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9,
यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ से आपको 0 उतार लेनी है, ये वाला 0 हमने उतार लिया। अभी ये पूरी संख्या में भाग नहीं लगा है, तो अभी आप ऐसे नहीं करना है कि अभी आप इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दें, तो वो गलत हो जाएगा। अब ये कितना है 980, तो 980 में अब आपको भाग लगाना है। तो देखिए 196 में कितने से गुणा करें तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 5 बार देखते हैं। 5 6 के 30 की 0 हासिल 3 और 9 पंजे 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 9 एकम 9, 5 एकम 5 और 4 9। तो ये कितनी बार गया है, हमारा गया 5 बार। तो जब हम 5 बार भाग लगाएंगे तो संख्या कितनी आएगी 980 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको शेषफल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये पूरी संख्या में एक बार भाग लगा है, तो अब हम इसको देखिए यहाँ पर हमको शेषफल कितना मिल गया 0। तो इस समय हम भाग किस संख्या से लगा रहे थे 196 से, तो हमारा 196 इसका HCF हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A की जगह पर क्या है, ये क्या है हमारा Q, और ये है हमारा R, और ये है हमारा B। तो अब क्या हो जाएगा 38220 A की जगह पर, B की जगह पे 196 गुणा Q की जगह पे 195 प्लस शेष यानी R की जगह पे कितना आएगा 0। तो यहाँ पर क्या है कि R इक्वल टू 0 है, तो अतः हम क्या बोल सकते हैं कि संख्याओं 196 और 38220 का HCF कितना हो जाएगा 196। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये काफ़ी सिंपल है, ये आपको खुद घर पे करना है। मैं इसे आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपका HW है, तो ये आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा है आज का जो लेक्चर है आपको कुछ नॉलेज दे पाया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। और थोड़ा अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दिया करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि हमको आपके कमेंट से, लाइक से और शेयर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।